Shivam Rajput back again with a new video on a video series of CSIR. Today I'm going to talk about stars. Okay, so this is very important topic. Okay, let's have a look. By the way, this is my website. Just go through it. You will get lots of question, tons of question actually, and you will get numericals, formulas, and 3,500 questions. So just check out. Okay, so let's start stars. बचपन में एक चीज पढ़ा होगा तुमने, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. सो इस लेक्चर के बाद अब कुछ इस तरह से पोएम होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार एंड नाउ आई नो हु यू आर. ओके, सो यस, सो बचपन से हम लोग स्टार के बारे में ये कुछ फोटो बनाते थे, व्हाट टीचर टॉट अस एंड व्हाट अ स्टार एग्जैक्टली इज, एंड दे एक्सपेक्ट अस टू पास एवरी एग्जाम. सो डोंट वरी, आई विल टीच यू. और उसके बाद CSR में सारे क्वेश्चंस लगेंगे, इट्स माय गारंटी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर. सो स्टार सबसे पहले अपने सोलर सिस्टम के स्टार से करते हैं, दैट इज आवर सन. लेट्स सी. उसके पहले एक चीज़ और है, मॉडल्स, जियोसेंट्रिक मॉडल एंड देन वी हैव हेलियोसेंट्रिक मॉडल. सो विल सी दैट ऑल्सो. सो सबसे पहले टॉलमी का मॉडल आता है. टॉलमी के मॉडल में बेसिकली ये बताया गया था कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ दिस सोलर सिस्टम. ओके, so earth was in the center, sun and other planets revolve around it, and even our moon, सब इसके चारों रिवॉल्व कर रहे हैं. ओके, सो ये जो डेटा था, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट था, ये बहुत सेंचुरीज तक चला एंड फाइनली कॉपरनिकस आते हैं एंड उन्होंने बोला कि नो, इट्स नॉट अ अर्थ विच इज़ इन द सेंटर, इट्स अ सन विच इज़ इन द सेंटर. एंड उनका थ्योरी को बोला गया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी. ओके, सो अभी बताया था कि मैंने कि पिछले वाले वीडियो में, जस्ट चेक आउट दैट वीडियो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर दिस थिंग सोलर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ सोलर सिस्टम. उसमें मैंने बताया था कि इन आवर मिल्की वे गैलेक्सी ओरायन आर्म है एक. ओके, इट्स अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स. उस क्लस्टर ऑफ स्टार में अपना भी एक स्टार है जिसका सोलर सिस्टम है. सिर्फ 15% स्टार के पास अपने सोलर सिस्टम्स होते हैं इन आवर मिल्की वे गैलेक्सी. ओके, so this is our Milky Way galaxy. In the center of Milky Way galaxy we have quasars, we have black holes, and everything like with our solar system and other stars also, they are revolving around our Milky Way galaxy. Okay, so जो अपना सन है, it is considered as a main sequence star. Okay, so इसका जो मास होता है ना, इसको हम लोग 1 सोलर मास कंसीडर करते हैं. जैसे कि सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम लोग कंसीडर करते हैं. डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड बना चुके हैं. सो वैसे ही मास ऑफ द सन इज कंसीडर्ड एज 1 सोलर मास. ओके, जो अपना सन है ये पॉपुलेशन 1 स्टार है. पॉपुलेशन 1 स्टार कहने का मतलब कि राइट नाउ इट इज यंग स्टार. जैसे पॉपुलेशन 1, पॉपुलेशन 2 और पॉपुलेशन 3. जो पॉपुलेशन 3 वाले हैं वो अपने लाइक ये कह सकते हो कि जस्ट वो मरने वाले हैं, डेथ करने वाले हैं, उनका पूरा ये फ्यूल खत्म हो चुका है. ओके, सो दे रिक्वायर सम फ्यूल नो टू बर्न, टू फॉर फ्यूजन, यू कैन से फ्यूजन के लिए उनको फ्यूल चाहिए. वो फ्यूल पूरा कंप्लीट हो जाता है तो वो पॉपुलेशन 3 में चले जाते हैं. पॉपुलेशन 1 इज रिलेटिवली यंग और पॉपुलेशन 2 अपने मैच्योर से भी आगे बढ़ गए हैं, इवन दे आर क्लोज टू देयर मैच्योरिटी, इवन आगे हैं. ओके, एंड जो अपना सन का एज है दैट इज 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड, सेम एज दैट ऑफ द अर्थ. ओके, नाउ ये फॉर्म कैसे हुआ? सो दिस क्लाउड is rich with heavy elements from the death of population 3 and population 2 star. तो अपना सन जो है, इवन पूरा जो सोलर सिस्टम है, हम लोग जानते हैं कि इस बनने से पहले एक नेबुला था. वो नेबुला कैसे बना था? तो वो नेबुला बना था बाय डेथ ऑफ पॉपुलेशन 3 एंड पॉपुलेशन 2 स्टार. तो जब भी पॉपुलेशन 2 और पॉपुलेशन 3 स्टार्स की डेथ होता है तो उसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है. बिकॉज ऑफ दैट सुपरनोवा एक्सप्लोजन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू entire new solar system, entire new stars and all. Okay, ये explosion से nebulas form होते हैं, nebulas collapse करते हैं under gravity and finally we have solar systems, right? So hydrogen, silicates, iron, water, etc. ये सारे protoplanetary disk में form हुए. Okay, nebular hypothesis already discuss हम करेंगे एक वीडियो में, उसको डिटेल में. अभी तुम ये समझ लो कि जब ये collapse कर रहा था नेबुला, ओके, एंड इट हैज सम एंगुलर मोमेंटम, तो जो
जो सेंट्रल रीजन था वो सबसे ज़्यादा मासिव था, दैट इज आवर सन, दैट इज अ प्रोटो स्टार, सेंट्रल रीजन में फॉर्म हुआ, और बाकी नेबुलास के पार्ट्स डिस्क में कन्वर्ट हो गए, एंड देन दैट डिस्क टर्न्स इनटू रिंग्स, और हर रिंग में प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड बेल्ट्स, समवेयर हियर एस्ट्रॉइड बेल्ट्स डेवलप हुआ, एंड पर क्यूपियर बेल्ट डेवलप हुआ, ऐसे चीज़ें डेवलप होती गई। सो एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क, और इसी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में अकॉर्डिंग टू देयर वेट चीज़ें सज गई, मतलब क्लोज टू द सन हेवियर चीज़ें थी, इसलिए रॉकी प्लैनेट्स बने, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बने, जितने भी लाइट मटेरियल्स थे, हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, ऑल दिस थिंग्स दूर चले गए, एंड देयर वी हैव गैसी प्लैनेट्स लाइक जुपिटर एंड सैटर्न, एंड आइसी प्लैनेट्स लाइक नेपच्यून एंड यूरेनस, ये सारी चीज़ें बनी। सो दिस इज आवर न्यू बोर्न सन, समवेयर हियर, इट्स अ प्रोटो सन, यू कैन से राइट नाउ, इट्स अ प्रोटो सन। रिमेनिंग मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ओके, और कैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अकॉर्डिंग टू देयर मासेस from the axis of rotation, okay, so the lighter one is at the end, at the east, and the heavier one is close to the sun, okay. Now अब सोचो कि you have, ये जितने भी डिस्क थे धीरे धीरे ऐसे रिंग्स में कन्वर्ट हो गए, और हर रिंग में कुछ प्लांटेशनल्स बहुत बड़े हैं, तो अगर कोई प्लांटेशनल बहुत बड़ा है उस रिंग में, तो वो सबको अट्रैक्ट करने लगेगा ना, सी दिस प्लांटेशनल इज बिगर ओवर हियर, राइट, एंड एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन ओनली, तो ये क्या करेगा, दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट करेगा, क्लम्पिंग होना शुरू हो जाएंगे, एंड स्लोली स्लोली विद टाइम प्लैनेट पूरे फॉर्म हो गए, बिकॉज ऑफ मल्टीपल कोलिजन्स हुए हैं, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हुआ है, एंड फाइनली वी हैव प्लैनेट्स। और जब प्लैनेट्स फॉर्म हुए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एवरीथिंग इज वेरी लाइक अनस्टेबल, ओके, क्योंकि उस समय अपना सोलर सिस्टम ये नहीं था, इक्विलिब्रियम में नहीं था, राइट, जैसे कि अभी है, अभी we have well defined orbits, we have well defined orbits of moons also, at that point of time सब चीज़ नया बन रहा था, right, so we have multiple collisions, like हर घंटे हर सेकंड collisions हो रहे हैं उस समय, and constant impact होने के कारण इतने फास्ट मूवमेंट से इम्पैक्ट हो रहा था कि it produce certain amount of heat energy also, ठीक है, तो इसलिए सारी चीज़ें मोल्टेन थी। अब प्लैनेट का डेफिनेशन मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्लैनेट इज एनीथिंग विच क्लियर्स डेब्रीज इन इट्स ऑर्बिट, जो अपने ऑर्बिट में डेब्रीज को क्लियर कर दे। अब ये कैसे करेगा, जब ये बहुत बड़ा मासिव होगा, राइट, तभी तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेगा, सो दैट्स द रीजन, एंड क्रश्ड इनटू द स्फीयर बाय इट्स ओन ग्रेविटी। अब मैंने ये भी बताया था कि कोई भी प्लैनेट स्फेरिकल ही क्यों होता है, व्हाई नॉट दे आर क्यूबिकल शेप, क्यूबाइडल शेप, क्यों ये स्फेरिकल ही क्यों होता है, बिकॉज बहुत मास, अगर आप किसी बॉडी में बहुत ज़्यादा ही मास पुट कर देते हो तो जी हर डायरेक्शन से इक्वल लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, और जब जी 9.8 सपोज अर्थ के केस में बोल रहे हैं, अगर सब जगह से सेम लग रहा है तो इट ऑलवेज बी अ स्फेरिकल बॉडी, इट कांट बी अ क्यूब, ओके। देन लेट हेवी बम्बार्डमेंट होती है, ये लेट हेवी बम्बार्डमेंट का जो सिलसिला है ये कुछ 3.9 बिलियन साल पहले हुआ, और उस समय अर्थ पर अगेन कोलिजन से स्टार्ट हो गए थे फॉर कुछ मिलियन साल के लिए। और ये क्यों हो रहा था लेट हेवी बम्बार्डमेंट अर्थ सरफेस पर, बिकॉज जुपिटर एंड सैटर्न, इवन नेपच्यून, ये तीनों हम लोग जानते हैं कि लास्ट के जोवियन प्लैनेट्स आर दे आर वेरी बिग, ओके, सो अगर इनके अलाइनमेंट में चेंजेस आएंगी, राइट नाउ दे आर ऑल इन वन लाइन, ओके, तो जब भी ये वन लाइन में आ जाएंगे तो इनकी ग्रेविटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करने लगेगी, एंड सिंस इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट अर्थ पर भी दिखने को मिलता है। हम लोग जानते हैं कि समवेयर हियर वी हैव एस्ट्रॉइड बेल्ट, राइट, एस्ट्रॉइड बेल्ट जुपिटर और मार्स के बीच में है, और तीनों एक लाइन में अलाइन होंगे, यानी नाउ देयर इज ए अनस्टेबिलिटी इन दिस एस्ट्रॉइड बेल्ट, और जब भी एस्ट्रॉइड बेल्ट अनस्टेबल होता है तो वो रैंडमली निकल जाता है अपने ऑर्बिट से, और अगर अपने ऑर्बिट से निकला तो क्या होगा, वो कोलाइड करेगा किसी ना किसी प्लैनेट पर, किसी ना किसी प्लैनेट के मून पर, एंड या सो बम्बार्डमेंट विल टेक प्लेस, नो। सो लेट हेवी बम्बार्डमेंट हम लोग देख सकते हैं 4.1 to 3.8 बिलियन ईयर, और इसका हम लोग पिक मानते हैं 3.9 बिलियन ईयर इज द पिक टाइम ऑफ लेट हेवी बम्बार्डमेंट। सो अर्थ सरफेस पे भी कमाल के बम्बार्डमेंट्स होने चालू हो गए थे, ओके, बट इससे पहले याद रखना ओशंस ऑलरेडी फॉर्म हो चुके थे इस बम्बार्डमेंट से पहले, ओके, एंड नॉट ओनली एस्ट्रॉइड्स, इवन सम कॉमेट्स, यहाँ याद रखना कि आफ्टर दिस नेपच्यून we have trans-Neptunian objects, those are comets, and comets भी टकरा रहे थे, तो माना जाता है कि जो भी अर्थ पर अभी वाटर्स हैं ये कॉमेट से भी आए हुए हैं, कुछ तो डिगैसिंग से आए, नो डाउट। जब अर्थ पर प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन हो रहा था तो अंदर वाटर
निकला मतलब अर्थ के अंदर से एंड इट गेट कंडेंस एंड फाइनली रेनफॉल हुआ मिलियन ऑफ साल के लिए, लेकिन वो पानी सफिशिएंट उतना नहीं था फॉर टू फॉर्म दिस मच ऑफ ओशंस। तो कुछ वाटर कॉमेट्स के मेल्ट होने से भी आए हुए हैं। ओके, देन लेट हेवी बम्बार्डमेंट अबाउट 4 बिलियन ईयर्स अगो ऐसे चलता है। अर्थ पर देख सकते हो कोलिजन्स, अगेन वोल्केनिज्म स्टार्ट हो चुका है एंड यू कैन सी लिटरली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मून इज लुकिंग लाइक दिस। अब मून की भी अपनी एक स्टोरी है। मून कुछ 4.4 बिलियन साल पहले तक नहीं था। उस समय अर्थ बहुत तेजी से रोटेट करता था क्योंकि उसको ग्रेविटेशनली काउंटर करने के लिए कोई बॉडी नहीं है, उसके चारों ओर कोई भी सैटेलाइट नहीं था, जैसे अभी मरकरी वेनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं। हुआ क्या कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अराउंड 4.4 बिलियन ईयर्स अगो देयर इज अ प्रोटोप्लैनेट कॉल्ड थिया। वो अर्थ से टकराता है साइडवाइज एंड बिकॉज ऑफ दिस साइडवाइज कोलिजन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डेब्रिज अराउंड द अर्थ। कुछ दिन के लिए रिंग बनता है, रिंग में फिर से क्लम्पिंग होती है एंड फाइनली मून का डेवलपमेंट होता है। बट 3.9 बिलियन साल पहले मून पर कोलिजन्स स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्यों मून पर इतने कोलिजन्स हो रहे थे एज रिस्पेक्ट टू अर्थ? क्योंकि मून पर कोई एटमॉस्फेयर तब भी नहीं था, अभी भी नहीं है। And if there is no atmosphere, that simply means there is no frictional heat, there is no frictional burning of meteoroids. Okay, अर्थ पर जितने भी meteoroids गिरते हैं most of them वो एटमॉस्फेयर डेंस होने के कारण वो बर्न हो जाते हैं। Okay, वो एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो जाते हैं, बहुत कम ही टकरा पाते हैं। लेकिन मून पे ऐसा कोई सीन नहीं था। तो यहाँ एकदम फुल देख रहे हो, यू कैन सी लिटरली क्या चल रहा है। सो दिस इज सम 3.9 बिलियन ईयर्स अगो एंड दिस इज द करंट। और इसको करंट कैसे बोल सकते हैं? यहाँ एक इस सैटेलाइट का मतलब नेचुरल सैटेलाइट का एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है उसके चारों ऑर्बिट में। ओके, सो दिस इज द 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। हियर वी हैव आवर सन। ओके, सो अब देखो जो सन का सरफेस है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो सन सरफेस इज हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल पुल इवन मैक्सिमम इन द सोलर सिस्टम। दे हैव मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण यहाँ सन स्पॉट्स फॉर्म होते हैं। यू कैन से फायरी नेचर, सोलर मास इजेक्शन एंड सोलर स्टॉर्म्स यहाँ दिख सकते हो तुम, सरफेस पर ऐसे दिख रहे हैं। ये सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर सन को देखा जाए, इसमें 91% हाइड्रोजन है, 8.9% इज हीलियम राइट नाउ एंड कंटिन्यूसली हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है एंड देयर आर सम हेवी एलिमेंट्स इन द कोर रीजन ऑफ द सन। ओके, दैट इज 0.1%। एंड टुगेदर अगर तुम देखो तो 99.8% से ज़्यादा पूरे सोलर सिस्टम का मास सिर्फ सन में। सो इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा है सन। ओके, कोर का जो टेम्परेचर है इट इज मासिव। ये देखो क्या है, ये 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस। थिंक ऑफ इट, अर्थ का सेंटर का टेम्परेचर इज 6,000 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्विवेलेंट टू सन सरफेस टेम्परेचर। कोर का टेम्परेचर देखो कितना है एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन में ज़्यादा एनर्जी निकलती है एज कम्पेयर टू फ्यूजन। बट फ्यूजन के लिए व्हाट यू नीड, जैसे हम लोग के पास हाइड्रोजन बम है जो कि फ्यूजन रिएक्शन पर बेस्ड है, फ्यूजन वाले भी हमारे पास थोरियम के, यूरेनियम के एटॉमिक बम्स हैं। तो जब भी अगर हाइड्रोजन बम को हम लोग को ये करना होता है, डिप्लॉय करना होता है, तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, तभी फ्यूजन रिएक्शन हो पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले एटम बॉम्ब को डिप्लॉय करते हैं, उसको एक्सप्लोड करते हैं, उससे टेम्परेचर प्रेशर डेवलप होता है एंड अंडर दैट कंडीशन फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होता है और तब हाइड्रोजन बम को डिप्लॉय करना पड़ता है। ओके, तो पहले एटम बम को गिराओ जो कि फिजन पे बेस्ड हो एंड देन फ्यूजन। सो इनसाइड द कोर there is a thermonuclear fusion which is taking place. So there is a radiation, electricity is developing over there because everything is molten, no? Everything is in the ionic form. Okay, and if ions move in a closed path, it will develop electricity, and electricity is associated with magnetism. So electric field and magnetic field both are over there. There are solar winds. Sun का जो surface है it's highly unstable. So वहाँ हमेशा solar winds develop होते रहते हैं, solar storms आते रहते हैं. We'll see each and everything. Okay. Now if you see in front of sun 100 अर्थ ऐसे सज जाएंगे एक लाइन में, इतना बड़ा है सन। इसके इक्वेटोरियल रीजन में 100 अर्थ, एक अर्थ का डायमीटर होता है 12,800 किलोमीटर। नाउ थिंक ऑफ इट, सो ह्यूज। ओके, और इसमें कितने डाल सकते हो? तो 600 प्लैनेट्स को ऐसे भर सकते हो ऐसे स्फीयर में। 600 अर्थ को नहीं, सॉरी, ऑल 8 प्लैनेट्स 600 टाइम्स और 8 प्लैनेट्स। अर्थ तो कितनी बार बढ़ सकते हो?
So it's very huge. 99.8% of the total mass of solar system and remaining 0.2% में सिर्फ ये 8 masses को मत देखो. Not these 8 masses only. We have 200 plus satellites. We have full asteroid belt. We have comet belts. We have Kuiper belt. We have Oort clouds. Everything 0.2% में है. Think of it. Okay. Now हम लोग according to Einstein's concept हम लोग जानते हैं कि कोई भी massive object बेसिकली क्या करता है, स्पेस टाइम के कर्व को स्ट्रेच कर देता है. सो इस पूरे सोलर सिस्टम में सबसे मासिव क्या है, अपना सन 99.8%. तो ये सबसे ज़्यादा इसको स्ट्रेच करेगा. अब स्पेस टाइम इज बेसिकली इमेजिनरी. कब इसको इमेजिनरी मान लो, ओके, इट इज़ एवरीवेयर. स्पेस टाइम एवरीवेयर है. ये स्ट्रेच भी हो सकता है, इट कैन डिफॉर्म ऑल्सो, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी ओवर देयर. अगर एक हाथी मेरे बगल में खड़े हो तो वो ज़्यादा स्ट्रेच करेगा स्पेस टाइम को एज कम्पेयर टू मी. ओके, और इस स्ट्रेस से क्या डेवलप होता है, एक डेवलप होता है डिप्रेशन, और इसी डिप्रेशन में सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं. जैसे देखो ये अर्थ है, तो इसका एक अपना ये होगा, डिप्रेशन होगा. जुपिटर का डिप्रेशन बड़ा होगा क्योंकि अर्थ से बड़ा है. सो ईच प्लैनेट हैज देयर ओन डिप्रेशन, और इसी डिप्रेशन में वो रोटेट भी कर रहे हैं. और देखो ये जो सन है इसका तो डिप्रेशन सबसे बड़ा होगा ना, तो सबसे दूर के प्लैनेट्स तक इसके डिप्रेशन होंगे. तुम बस ऐसे सोचो कि एक कपड़े को चारों कॉर्नर्स पे 4 लोगों को दे दो पकड़ने को, चारों कॉर्नर्स को, बीच में एक हेवी बॉल डाल दो, तो बीच में वो कपड़ा ऐसे डिप्रेशन शो करने लगेगा. अब उसके चारों ओर एक बॉल को फेंको, तो वो बॉल क्या करेगा, गोल घूमते 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 लास्ट में सेंटर में गिरेगा. लेकिन यहाँ ये सेंटर में नहीं गिरता है क्योंकि वी हैव ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. तो सेंटर की ओर तो ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है, बट साइड वाइज वेलोसिटी है ऑर्बिटल वेलोसिटी. अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी ना हो तो एक टाइम में अर्थ कोलैप्स कर जाए. सो ऑर्बिटल वेलोसिटी ही उसको मर्ज आउट नहीं होने दे रहा है, अदरवाइज वो उससे जाके कोलैप्स कर जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा, सन में जाके मिल जाएगा. सो देयर इज अ साइड वाइज वेलोसिटी जो इसको हमेशा मेंटेन रखता है, इसके ऑर्बिट को. ओके, सो सन की ग्रेविटी से 8 प्लैनेट्स, डॉर्क प्लैनेट्स दर्जनों हैं, 170 से ज़्यादा मून. एक्चुअली राइट नाउ इट इज मोर देन 200 मून्स. ओके, जिसमें डार्क प्लैनेट के भी मून्स हैं, कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स. सो इतनी सारी चीज़ें सन की ग्रेविटी से अट्रैक्ट हुई रहती हैं. तो समझ रहे हो ना कि आफ्टर नेपच्यून वी हैव ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट, क्यूपियर बेल्ट, कॉमेट्स, देन ओट क्लाउड्स, इतने दूर तक की चीज़ें हैं. एंड तब उसके बाद एज ऑफ द सोलर सिस्टम पे हम पहुँचते हैं. ओके, नाउ जो सन के सेंटर में जो प्रेशर है, इट इज़ 260 बिलियन टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm में मेजर करते हैं, या 1013 मिलीबार्स. उससे 260 बिलियन टाइम्स ज़्यादा सन के अंदर का प्रेशर है. एंड दैट्स द रीजन वाई देयर वी हैव फ्यूजन. फ्यूजन के लिए प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज टेम्परेचर. एंड इट्स सीयरिंग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस. देख रहे हो ना, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. सो एवरी सेकेंड ऑफ एवरी डे सन कन्वर्ट करता है 700 मिलियन टन ऑफ हाइड्रोजन इनटू 695 मिलियन टन ऑफ हीलियम. ओके, इज दिस क्लियर? 700 मिलियन टन हाइड्रोजन 695 मिलियन टन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है. तो यहाँ तुम देख सकते हो कि 5 मिलियन टन कहीं खत्म हो रहा है, राइट? तो हम लोग जानते हैं ना कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है. सो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो 5 मिलियन टन है वही तो टेम्परेचर के फॉर्म में निकल रहा है. 700 में से 695 हीलियम में कन्वर्ट हो गया, बाकी जो 5 मिलियन टन बचा दैट इज टर्निंग इनटू एनर्जी. E इक्वल टू mc स्क्वायर, मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर करोगे तो एनर्जी निकलेगा. सोचो कितना एनर्जी निकलेगा, 5 मिलियन टन मास इनटू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड व्हेन मल्टीप्लाइड, एंड c स्क्वायर इट्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर. उससे कितनी एनर्जी निकलेगी, थिंक ऑफ इट. It is equivalent to detonating 4 billion 1 megaton nuclear bombs of every single second. Like a billion times stronger than Nagasaki and Hiroshima. हर सेकेंड वो चीज वहां हो रहा है. The light you see from the sun now got its start sun's core around time Homo sapien first appeared in the Africa. अब इसका मतलब ये है कि कोर से सरफेस तक आने में लाइट को लग जाते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स, लेकिन वही सरफेस से अर्थ पर आने पर लाइट को लगते हैं कुछ 8 मिनट 19 सेकेंड, जबकि लाइट चल रहा है किस स्पीड से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. सोच रहे हो, देखो
सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर। इस दूरी को ट्रेवल करने के लिए लाइट लगाता है 8 मिनट 20 सेकेंड। ओके, उतने देर में ये पहुंच जाता है। लेकिन जब कोर में यही एनर्जी फॉर्म होती है और वो सरफेस पर आती है तो उसको मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। एंड ये बोल रहा है कि देख लो, इतना टाइम लगता है जितना होमोसेपियंस को अब तक की स्टेट में पहुंचने में लगा, इतना टाइम लग जाता है। थिंक ऑफ इट, मिलियन ऑफ ईयर्स। बिकॉज सी देयर आर डिफरेंट लेयर्स, नो। सो ये स्पेस की तरह नहीं है जो क्लीन है, नथिंग इज देयर, इजीली मूव कर जा रहा है। इट्स नॉट लाइक स्पेस। So you have to pass through multiple layers, having multiple density, multiple different properties. ऐसे पास करना है. So there are 6 layers of sun: corona, chromosphere, photosphere, convective zones, radiative zone and core. और ये सरफेस से इनसाइड की ओर है. तो core is over here, corona ऐसे layers आप देख सकते हो. सरफेस से अंदर की तरफ जाओ. So this is on the surface. This is core, central region. Okay. Now we'll see each and every layer in detail. Start करते हैं from photosphere. सो इट इज अ विजिबल लेयर, जो हम लोग को दिखता है फ्रॉम टेलीस्कोप। ऐसे डायरेक्ट मत देखना, टेलीस्कोप से देखो या बाइनोकुलर से देखो। बाइनोकुलर से भी इट्स नॉट कंड्यूसिव फॉर अस। सो द आउटर मोस्ट विजिबल लेयर इज कॉल्ड फोटोस्फीयर एंड इट्स टेम्परेचर इज 6000 केल्विन। ओके, नाउ सम पीपल्स टेल मी कि सर 6000 सेल्सियस दिया रहता है। सो देखो, 6000 सेल्सियस और 6000 केल्विन में मतलब आप कैसे बदलते हो केल्विन में? आप 273 ऐड करते हो, राइट? तो 6000 सेल्सियस भी है और उसको 6000 केल्विन लिख रहे हो, तो मतलब 273 सिर्फ ऐड किया ना। तो 6000 के सामने 273 वॉन्ट मेक दैट मच चेंज, राइट? तो इट्स ओके। समवेयर इट इज रिटेन एज 6000 डिग्री सेल्सियस आल्सो। सो सिर्फ 273 का डिफरेंस है। ओके, अंदर देखो 15 मिलियन केल्विन टेम्परेचर है एंड देयर इज अ डेंस प्लाज्मा ओवर देयर, हाईली डेंस। समझ रहे थे ना कितने बिलियन टाइम्स ज्यादा प्रेशर है इनसाइड। Then we have radiative zone, जहाँ लाइक एक फोटोन जो यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन में जनरेट हो रहा है फोटोन, उसको सरफेस पे आने में कितने साल लग जा रहे हैं? 1 लाख साल टू गेट थ्रू दिस रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन से निकलने में 1 लाख साल लग रहा है. देन वी हैव कॉन्वेक्टिव जोन. कॉन्वेक्टिव जोन में बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारे मेंटल में कॉन्वेक्शन होता है, राइट. वी हैव हॉट प्लूम्स गोइंग अप एंड डाउन, और कोल्ड प्लूम्स नीचे जा रहे होते हैं. जो ठंडा रीजन होता है वो नीचे जाता है, वार्म मैग्मास ऊपर आते हैं. ऐसे मेंटल में होता है. सिंपली ओवर हियर ऑल्सो the warm things which is coming from this radiative zone will move up, and जो surface के contact में है वो ठंडा होगा relatively, तो वो नीचे जाएगा. So this is the convective zone. And then we have chromosphere. Chromosphere is just above photosphere, and again its temperature is somewhere 6000 degree Kelvin. But यहाँ देखो एक चीज आता है कोरोना, और कोरोना का टेम्परेचर इस फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर से भी ज़्यादा है. नाउ अभी भी रिसर्च चल रहा है. अभी इवन इसरो मिशन भेजने वाला है, भाई इतना टेम्परेचर है कोरोना का. ओके, इसको पता लगाने के लिए आदित्य करके एक मिशन है जो कि जाएगा मे बी 2022 में शायद, और लॉकडाउन के कारण थोड़ा लेट हुआ मिशन. बट या वी कम टू नो, बट स्टिल देयर आर सम एविडेंसेस, जो कुछ हाइपोथेसिस भी हैं जो कि पार्शियली इसके बारे में बताते हैं. मतलब हम लोग वी एग्जैक्टली डोंट नो कि इतना टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे हो गया सरफेस से ऊपर जाने पर. सो कुछ लोग बोलते हैं इट्स बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सम पीपल सेज दैट कि इट्स अबाउट कॉस्टिक एनर्जी. ओके, इट्स अभी तक कहीं भी मैंने जो भी रिसर्च पेपर्स इस पे देखे थे उसमें कहीं भी क्लियर नहीं दिया. माइट बी द रीजन ऐसा करके लिखा होता है. सो देयर इज नो नीड टू गो थ्रू इट, वो CSIR में नहीं आएगा. नाउ सन स्पॉट्स क्या होते हैं? दीज आर द कूलर एरिया ऑन द फोटोस्फीयर. अब कूलर कहने का मतलब ये नहीं कि 6000 केल्विन से 600 केल्विन हो जाएगा. स्टिल ये 6000 के आसपास ही होगा, 5500 होगा, कुछ लाइक दैट. बट स्टिल इट इज़ अ कूलर एरिया. वाई इट इज़ कूलर? क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है. यू कैन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के डायरेक्शंस. इट इज़ गोइंग इनसाइड एंड आउटसाइड, एंड हियर इट इज़ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड. मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मोर द सन स्पॉट्स. एंड वी नो देयर इज अ साइकिल ऑफ सन स्पॉट, जिसको सोलर साइकिल भी कहते हैं. हर 11 साल पर यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं सन का, वो फ्लिप करते हैं. फ्लिप होने से सन स्पॉट्स कभी ज़्यादा फॉर्म होने लगते हैं, समटाइम्स इट इज़ लेस. एंड या इस पर क्वेश्चन भी आता है CSIR में. सो आई विल गिव यू दिस थिंग, अ लिस्ट अबाउट सन स्पॉट साइकिल. उसको तुमको रखना पड़ेगा, ठीक है? वो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा. टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. प्लीज़ चेक दिस आउट, और टेलीग्राम में जाओ. आई विल गिव इट ओवर देयर. ओके, सो दिस इज द सन स्पॉट. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड प्रोमिनेंस. So it is basically a
प्लूम ऑफ प्लाज्मा जो कि ड्यूरिंग सोलर स्टॉर्म जनरेट होता है फ्रॉम द सन सरफेस, और यही अगर डिटैच हो जाए तो ये इस स्पेस में चारों तरफ फैल जाएगा, और अगर अर्थ उसके डायरेक्शन में आएगा तो अरोरास फॉर्म होते हैं, बहुत प्रोमिनेंट फॉर्म होगा इसमें अरोरास. Then solar flares, we can see eruption of plasma from the surface. These plasma are highly charged particles having strong magnetic and electric field, which then when interacts with our magnetosphere, it will generate auroras. Okay, so here we can see this is the magnetic field of the earth all around, and sun से यहाँ आ रहा है solar flares finally आ रहा है, and here it is interacting with our solar system, with our magnetic field, and see some of them is moving towards the pole from this side and this side. क्यों ये poles पर ही होता है? क्योंकि poles पर we have more concentration of this thing magnetic field lines, so they diverted towards this region पोल्स पर. और पोल्स पर जैसे ही वो इंटर करते हैं मैग्नेटोस्फीयर से अपने एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर का जो लेयर है आयनोस्फीयर, वहाँ हमारे पास हाइड्रोजन के आयंस हैं, नाइट्रोजन के आयंस हैं, ऑक्सीजन के आयंस हैं. ये इन प्लाज्मा पार्टिकल्स इस हाईली चार्ज पार्टिकल के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट कलर्स जनरेट करते हैं. यही डिफरेंट कलर्स अरोरास कहलाते हैं. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अरोरास को अरोरा बोरियालिस कहते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में इट इज कंसीडर्ड एज अरोरा ऑस्ट्रालिस. ओके, सो इज दिस क्लियर? सो बेसिकली सोलर विंड्स आर हाईली चार्ज पार्टिकल which is emitted from the coronas. Okay, now in this layer we can see, in this photo we can see everything. So this is the core where nuclear fusion is taking place. Then we have radiative zone where this photons take 1 lakh year to move to the convective zone finally, and finally to the surface. Then we have convective zone, it's like our mental only. We have then chromosphere, we have solar flares going on, coronal loops, coronal mass discharge will takes place from these loops during the solar this thing सौर्य आंधी जिसको हम लोग कहते हैं. ओके, and then we have large eruptive prominences, somewhere here. These are very small prominences which is connected to, it's like a, जैसे अर्थ सरफेस पे वोल्केनोस फटते हैं ना, prominences वैसे ही उसके सरफेस पे फटते हैं सोलर स्टॉर्म के समय में. ओके, then we have something called heliopause, and heliopause is basically a limit where sun's gravity finally disappears. इसके इधर जाओगे तो you are out of the sun's gravity field. Okay, so that is called heliopause. And finally हम लोग यहाँ देख सकते हैं this is on scale. तुम सन के सामने देख सकते हो प्लैनेट कितने छोटे छोटे हैं. These 4 are what? These are Jovian planets: Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. एंड इन दोनों को, जुपिटर और सैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं? गैस जायंट्स, और ये दोनों आइस जायंट्स हैं. और यहाँ जो 4 छोटे देख रहे हो ना, दीज आर आवर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जिसमें से फर्स्ट अर्थ है, ये छोटा वाला, ये अर्थ है. तो सोच लो कितना छोटा है. इफ़ यू आर लिसनिंग टिल नाउ, आई जस्ट वांट टू से प्लीज ज्वाइन आवर वेबसाइट, दैट इज www.earthoholicacademy.com. देयर यू विल गेट 3500 क्वेश्चंस ऑफ पार्ट सी and lots of numerical, 200 plus numericals, and I will guarantee you, अगर तुम सारी चीज़ों को फॉलो करते हो, you will crack CSIR. Okay, you will crack. Nobody is going to stop you. Okay, so yeah, that's it.